हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज़ यू ऑल नो, अपने डिफेंस ऑडिट कोड के चैप्टर 3 के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, इसका अपनों पार्ट नंबर 1 पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियो में। आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे, इसका पार्ट 2 पढ़ के। राइट। तो दोस्तों, बहुत छोटा सा चैप्टर है और प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस में इस चैप्टर से दोस्तों कोई भी सवाल नहीं पूछा गया था। जैसे कि चैप्टर 1 और इसका चैप्टर 2 जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर थे और बहुत सारे सवाल उसमें से पूछे गए थे। चैप्टर 3 से दोस्तों कोई सवाल नहीं पूछा गया था। राइट। फिर भी अपने को तैयारी करनी ही है पूरे एग्जामिनेशन की, तो हमें सारी चीज़ें पढ़ के चलनी है। क्या पता कब कौन सी लाइन हमारे काम आ जाए। और दोस्तों, एक और अपडेट आपको बताना चाहता हूँ कि जो CGDA की वेबसाइट है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन है कि डिफेंस ऑडिट कोड और दोस्तों डिफेंस अकाउंट कोड दोनों रिवाइज़ कर दी गई हैं। 2022 एडिशन जिनको बोला गया है। और डिफेंस अकाउंट कोड की जो किताब है वो अपने पास अवेलेबल है। राइट। वेबसाइट पे नहीं है लेकिन सोर्सेज से सबको डिस्ट्रीब्यूट तो करी होगी। तो दोस्तों, डिफेंस अकाउंट कोड अपनों ने अपने पास अवेलेबल है और अपने ग्रुप के अंदर भी अवेलेबल है। आप सभी को देखना है तो आप PDF SAS एग्ज़ाम ये सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, आप ग्रुप मिल जाएगा, इसके अंदर आपको वो PDF मिल जाएगी। राइट। तो दोस्तों, जो अकाउंट कोड की जो PDF है, पहले इसका दोस्तों अमेंडमेंट जो है वो 2014 में आया था। अकाउंट कोड का जो अमेंडमेंट है वो 2014 में आया था। अब दोस्तों 2022 में आया है। ठीक है। तो कितने साल हो गए? 6 और 2 8, लगभग 8-9 साल हो गए। राइट। तो दोस्तों, इस अकाउंट कोड की जो 2014 वाली किताब थी तो इसके अंदर लगभग 300 पेज थे। और दोस्तों 2022 वाली किताब जो है इसके अंदर 40 या 42 पेज है सारी। ठीक है। तो दोस्तों, मेरे को थोड़ी सी बात हजम नहीं हुई कि इतना क्या अमेंडमेंट हो गया कि भाई 300 पेज से लेके आपने 40 या 42 पेज ही कर दिए। राइट। तो दोस्तों, इसकी स्क्रूटनी मुझे करनी पड़ेगी। राइट। और दोस्तों, ये देखना पड़ेगा कि 2022 का जो एडिशन है क्या वो सफिशिएंट है हमारी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। राइट। क्या अकाउंट कोड 2014 का भी सहारा लेना पड़ेगा। राइट। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें करने के लिए हमें क्या है, दोनों किताबें पढ़नी पड़ेगी। राइट। तो दोस्तों, अकाउंट कोड 2014 के 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के जो चैप्टर हैं दोस्तों, उनमें से मैं ओनली इंपॉर्टेंट क्रक्स जो है या इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैं आपको बता के फिर 2022 की स्टार्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसके तो 40 पेज हैं, तो चलता फिरता आदमी कोई भी पढ़ लेगा इसको तो। ठीक है। 40 पेज पढ़ने में दोस्तों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। राइट। तो फ्रेंड्स, अपने को दोनों किताबें जो है कंपैरिजन में करके पढ़नी पड़ेगी और 2022 की जो बुक है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन 2014 की जो किताब है इसको भी अपने नहीं छोड़ेंगे। राइट। इसके अंदर जो अमेंडमेंट होंगे, जो चीज़ें पहले ऑफलाइन थी उनका ऑनलाइन कर दिया उनका, तो मतलब जो भी अमेंडमेंट है उनको साथ लेके दोस्तों अपने कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को लेके चलेंगे। क्योंकि दोस्तों अकाउंट कोड जो है वो जान है हमारे पूरे सिलेबस की, अकाउंट कोड, ऑडिट कोड। राइट। जो SAS का जो पार्ट 1 का जो पेपर हैं सारे, वो दोस्तों उनके अंदर जो हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है, जो अंदरूनी जो मैनुअल है वो बहुत कम है। राइट। OM1 का जो पार्ट दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, सभी पढ़ लेंगे। राइट। तो जो पार्ट 1 का जो पेपर 2 है उसके अंदर दोस्तों अकाउंट कोड, ऑडिट कोड है। राइट। दोस्तों, ये हमारे पेपर 2 की जान है, इनमें से मैक्सिमम सवाल आपसे पूछे जाएंगे। राइट। तो इसलिए हमें पुरानी बुक को देखते हुए नई बुक को भी अपने इसके साथ देखेंगे। राइट। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए आज का चैप्टर अपने स्टार्ट करते हैं। राइट। और जब तक ऑडिट कोड की नई किताब अपने पास नहीं आ जाती, इस किताब को अपने कंटिन्यू करेंगे। राइट। ताकि पुरानी चीज़ें हमें पता होगी, तो जब नई किताब आएगी तो हम कंपैरिजन करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। राइट। यस और नो। तो चलिए दोस्तों, 85 नंबर पैरे में क्या बोल रहा है ये? ईच ग्रांट ऑथराइज्ड इन द अप्रोप्रिएशन एक्ट इज इंटेंडेड टू कवर ऑल द चार्जेस इंक्लूडिंग द लाइबिलिटीज ऑफ पास्ट ईयर्स टू बी पेड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। क्या बोल रहा है दोस्तों? कोई भी ग्रांट ऑथराइज होती है, राइट, उसका अप्रोप्रिएशन एक्ट के अंदर, ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल बनता है, अप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है, आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। तो उसके अंदर दोस्तों जो भी ग्रांट ऑथराइज होगी वो क्या कवर करेगी? ऑल द चार्जेस इंक्लूडिंग द लाइबिलिटीज ऑफ द पास्ट ईयर्स टू बी पेड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब पिछले साल की कुछ लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ का मतलब जिम्मेदारी है, कुछ पेमेंट होनी है, कुछ खर्चा होना है प्रीवियस ईयर्स के। राइट। और जो उनकी पेमेंट जो है इस फाइनेंशियल ईयर में होगी, तो वो सारी खर्चे जो कवर करेगी इस साल की जो ग्रांट ऑथराइज है वो। राइट। टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ दैट ईयर। और दोस्तों वो जो है इस ईयर के अकाउंट्स के अंदर एडजस्टमेंट होगा उनका, है। भले ही पिछले साल की लाइबिलिटीज़ है, लेकिन पिछले साल के तो अकाउंट्स दोस्तों एक सर्टेन टाइम के बाद मतलब उसको क्लोज कर दिया जाता है। राइट। तो इसलिए वो इस साल के अकाउंट्स के अंदर जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा, जिसके लिए वो ग्रांट ऑथराइज है, उसके अंदर उसको एडजस्ट करेंगे। राइट। ईच ग्रांट विच इज ऑथराइज इज ऑपरेटिव अंटिल द क्लोज ऑफ दैट ईयर। कोई भी ग्रांट दोस्तों ऑथराइज हुई है, मान लो 3 लाख रुपए कोई भी ग्रांट थी, ठीक है, 31 मार्च 2023 उसका मान लो एंड हो जाएगा। जैसे फाइनेंशियल 2022-23 की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक वो ग्रांट जो है ऑथराइज है। उसके अंदर जिस मद पे हमें पैसा खर्च करना है, जिस आइटम पे हमें खर्चा करना है, उस एक साल के अंदर उस ग्रांट से निकाल के कर सकते हैं। एनी अनस्पेंट बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर लैप्सेस। साल के एंड के अंदर मान लो 3 लाख रुपए थी, ठीक है,
पूरा मैंने बजट बताया 3 लाख करोड़ का, ठीक है। कोई भी ग्रांट मान लो 3 लाख थी तो 2.5 लाख खर्च होगी, 50,000 बच गए, तो वो दोस्तों गवर्नमेंट को लैप्स कर जाएगा एंड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन द फॉलोइंग ईयर। और दोस्तों वो नेक्स्ट ईयर के फॉलोइंग ईयर के अंदर उसको अपने वो अवेलेबल नहीं है उससे खर्चा करने के लिए, क्योंकि नए साल के लिए नई ग्रांट्स, नया अप्रोप्रिएशन बिल, नया बजट, सब चीज़ें नई हो जाएगी, राइट। अब दोस्तों इसके नीचे कुछ नोट दिए गए थे, राइट। अब नोट पढ़ते हैं अपने, क्या है, द फाइनेंशियल ईयर क्लोजेज ऑन 31 मार्च, ठीक है भैया, पूरी दुनिया को पता है 31 मार्च को क्लोज होता है। आफ्टर 31 मार्च ऑल एक्चुअल ट्रांजेक्शंस आर ट्रीटेड एज पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग ईयर। और दोस्तों 31 मार्च के बाद जो एक्चुअल ट्रांजेक्शंस होंगी जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं होंगी वो सारी फॉलोइंग ईयर से रिलेट करेगी, उनको ट्रीट किया जाएगा फॉलोइंग ईयर से। अब दोस्तों ये सवाल भी पूछा जाता है और ग्रेजुएट एमटीएस से क्लर्क के एग्जामिनेशन 2014 या 18 में पूछा गया था, तो दोस्तों वो सवाल जो था वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी था, राइट। क्योंकि मोटा मोटी बात यह है कि अगर ये शब्द यहाँ पे नहीं दे वो एक्चुअल ट्रांजेक्शंस, ठीक है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो ट्रांजेक्शन जो है एक्चुअल अगले साल की है मानूंगा या मैं उसको पिछले साल की मानूंगा, क्योंकि दोस्तों ये एक्चुअल शब्द जो है ये लगाना पड़ेगा इसका, राइट। क्योंकि दोस्तों अगले पैरा में देखिए, क्योंकि जो पिछले साल की जो ट्रांजेक्शन होती है फरवरी मार्च की या मार्च एंडिंग की, उनको भी अपने अप्रैल के अंदर एडजस्ट करते हैं, राइट। लेकिन उनको अप्रैल का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर पर्टिकुलर उसको नहीं लेंगे अपने, ठीक है, वो पिछले साल से ही उसको रिलेट करेगी, राइट। तो ये बोल दिया कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन जो पर्टेन करती है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन जो घटित होगी 31 मार्च के बाद वो पर्टेन करेगी फॉलोइंग ईयर के अकाउंट से, राइट। फॉलोइंग ईयर की ट्रांजेक्शंस उनको मानेंगे अपने। बट कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, फॉर द बोनाफाइड ट्रांसफर एंट्रीज और बुक एडजस्टमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द ईयर क्लोज्ड। क्या बोल रहा है दोस्तों, बोनाफाइड ट्रांसफर एंट्री। बोनाफाइड ट्रांसफर एंट्री कौन सी होती है दोस्तों, जो मार्च एंडिंग से जो ट्रांजेक्शन पेंडिंग है आरबीआई सीएस के अंदर जो एडजस्ट नहीं हुआ है उनको बोलते हैं बोनाफाइड, राइट। मतलब जो जिनका ट्रांसफर हमें करना है, जरूरी है, राइट। एंट्रीज और बुक एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस पर्टेनिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द ईयर क्लोज। बुक एडजस्टमेंट मतलब बुक एडजस्टमेंट जैसे एक हेड से दूसरे हेड के अंदर पैसा ट्रांसफर करना एक ऑर्गेनाइजेशन से, उसको बोलते हैं बुक एडजस्टमेंट। मतलब जिनकी हमें पेमेंट नहीं करनी है, जिनका हमें बुक एडजस्टमेंट करना है, राइट। मतलब एक बजट से निकाल के दूसरे के बजट में डालना पैसा, मतलब एक्चुअल पेमेंट नहीं है, राइट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दूं, जैसे डिफेंस है दोस्तों, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन आती है उसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर एक आर्मी और दोस्तों एक R&D का एग्जांपल हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, R&D जो है आर्मी की सेवाएं लेता है, ठीक है, इंटरनल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ डिफेंस के मैं। तो R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, आर्मी की सेवाएं लेता है। आर्मी की सेवाएं कैसे लेता है दोस्तों, आर्मी से ये कई बार FOL ड्रॉ करता है। FOL का मतलब है फ्यूल, किसी का पेट्रोल डीजल तमाम तरीके के। तो R&D की जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, इनको दोस्तों फ्यूल जो है आर्मी प्रोवाइड करती है। तो R&D को जो है बुक एडजस्टमेंट मतलब पैसा देना पड़ता है आर्मी वालों को, ठीक है। तो इनके कोड हेड में जो पैसा होगा वो आर्मी के कोड हेड में चला जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं दोस्तों बुक एडजस्टमेंट बोलता हूँ। एक दोस्तों प्रैक्टिकल सा प्रोसेस है, हमारे LAO और PCD CDA के अंदर ही चलता रहता है। जब आप काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि बुक एडजस्टमेंट PBD, पेमेंट बुक डेबिट के वाउचर्स आते हैं, राइट। तो उन वाउचर्स के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जैसे 50 लीटर फ्यूल दिया गया है तो उसकी अपने प्राइसिंग करते हैं, ठीक है। तो उसको दोस्तों कंसर्न उसको भेजते हैं डिपार्टमेंट को, फिर दोस्तों वो TE लगाता है, ट्रांसफर एंट्री करता है, राइट। जैसे ट्रांसफर एंट्री बोल दिया, बुक एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये दोस्तों वैसा वर्षा शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं, राइट। समझ में आई बात है। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, फॉर बोनाफाइड ट्रांसफर एंट्री कि मतलब जो जरूरी है ट्रांसफर एंट्री करनी, और बुक एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द ईयर क्लोज। और कौन सी ट्रांजेक्शंस जो प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स से बिलोंग करती है, राइट। विच आर परमिशिबल, विच कौन सी बोनाफाइड ट्रांसफर आर परमिशिबल और मे बी मेड फॉर सम मंथ्स आफ्टर 31 मार्च अंटिल द अकाउंट्स ऑफ द ईयर आर फाइनली क्लोज। क्या बोलना चाह रहे हैं दोस्तों, तो बोनाफाइड ट्रांसफर एंट्री है वो हमें 31 मार्च के बाद भी करनी है कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। और जब तक उस अकाउंट को जो प्रीवियस ईयर का अकाउंट है उसको ओपन रखा जाता है, राइट। येस और नो, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आगे की स्लाइड में करेंगे। अब देखिए दोस्तों पैरा नंबर 29 है डिफेंस अकाउंट कोड के 2014 एडिशन। अब दोस्तों अब जब भी बात करेंगे अपने 2014 एडिशन और 2022 एडिशन के हिसाब से करेंगे, राइट। अब दोस्तों पिछले जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने डिमांड फॉर ग्रांट आपको बताई थी, डिफेंस की 8 डिमांड फॉर ग्रांट बताई थी, क्योंकि डिफेंस अकाउंट कोड के जो बुक है 2014 वाली उसके अंदर 8 थी, 8 भी दोस्तों आगे फिर 6+2, फिर 6 भी है, फिर 5+1 और ये फिर 1+1, ठीक है। अब दोस्तों लेटेस्ट जो पोजीशन है डिमांड फॉर ग्रांट की वो दोस्तों है ABCD, ये 4 हैं दोस्तों, 1 2 3 4। अब मतलब दोस्तों मैं कैसे बताता हूँ इनको कि किसी का कमेंट आया था कि सर ये तो 4 हो गई हैं आज, ठीक है, आज के टाइम पे। तो दोस्तों क्या हुआ है कि पहले जो है आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री DRDO की जो 5 डिमांड फॉर ग्रांट जाती थी, अब दोस्तों उनको कंसोलिडेटेड करके एक डिमांड फॉर ग्रांट भेजा गया, ठीक है। और उसको बोला गया दोस्तों रेवेन्यू अकाउंट की ग्रांट, ठीक है। दोस्तों पहले 8 ऐसे याद करते थे, इनको बस कंबाइन कर दिया है, कोई फ़र्क इसके अंदर नहीं है, ठीक है। दूसरी दोस्तों बोल दी कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। एक दोस्तों डिफेंस का सिविल का हो गया और एक डिफेंस का पेंशन का हो गया, ठीक है। तो ये 4 हो गई, राइट। और दोस्तों फिर ये मैंने कंफर्म किया तो डिफेंस अकाउंट कोड की 2022 का एडिशन है, तो उसके अंदर
आप जाओगे तो उसके अंदर इंडेक्स के अंदर देखना, आप डिमांड फॉर ग्रांट लिखा होगा तो उसके अंदर भी दोस्तों ये 4 ग्रांट्स ही दी गई है, राइट। तो अब जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर आपको ऑप्शन के अंदर 4 दिया है तो दोस्तों आपको 4 टिक करके आना, ना कि 8, ठीक है। तो उसको भी आप अपडेट कर लीजिएगा, राइट, येस और नो। तो देखिए दोस्तों, अकाउंट कोड की 2014 किताब के पैरा 29 के हिसाब से अपने देखते हैं 2022 वाले में क्या लिखा गया है, ये अपने बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑफ द ईयर आर केप्ट ओपन फॉर अ सर्टेन पीरियड इन द फॉलोइंग ईयर। दोस्तों क्या होता है कि गवर्नमेंट के अकाउंट जो हैं एक ईयर के, उनको ओपन रखा जाता है एक सर्टेन पीरियड तक, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के, फॉर कंप्लीशन ऑफ द वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। हाँ भैया, कुछ बुक एडजस्टमेंट करना है, बोनाफाइड ट्रांसफर एंट्री करनी है, तो कुछ टाइम के लिए उनको ओपन रखा जाता है। फॉर कैरिंग आउट सर्टेन इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट, बता भी दिया कि हाँ इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट के लिए ओपन रखेंगे। थ्रू RBI CH नागपुर अप टू 15th ऑफ द अप्रैल ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ठीक है, 15 अप्रैल तक ओपन रखा जाता है। एक दोस्तों ये बात दी गई है इसके अंदर, राइट। अब 2022 के अंदर कौन सी तारीख है, ठीक है, वो अपने देखेंगे बाद में। एक्चुअल ट्रांजैक्शंस 31 मार्च के बाद होगी, उसको प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शन नहीं बोलते, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है हमारे कि जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन होगी 31 मार्च के बाद, उसको प्रीवियस ईयर के ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, एंड प्रीवियस ईयर के अकाउंट में एडजस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो बाद में होगी वो तो बाद के अकाउंट्स में ही होगी, राइट। 31 मार्च के बाद वाले अकाउंट्स को मार्च सप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री 1, मार्च सप्लीमेंट्री करेक्शन या सप्लीमेंट्री 2 बोलते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर भी करेक्शन आपको मिल सकता है 2022 में, ठीक है। तो पुराना याद होगा तो दोस्तों करेक्शन याद करने में मज़ा आएगा आपको, ठीक है। और किसको कोई बात बतानी होगी, ठीक है, तो आप इजीली इसको बता सकते हो, राइट। तो 31 मार्च के बाद के अकाउंट को 2014 के हिसाब से मार्च सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री 1, मार्च सप्लीमेंट्री करेक्शन, सप्लीमेंट्री 2। और दोस्तों मान लो कोई 2022 वाली किताब पढ़ ले, ठीक है, 40 पेज पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा, और मैं कुछ ऐसी बात बताऊँ कि जो उसका अमेंडमेंट आपको पता है, जैसे पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट कर दिया, तो दोस्तों कमेंट कर सकते हो, आप सुझाव दे सकते हो, दिल खोल के कमेंट किया करो, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी अमेंडमेंट हो, तो दोस्तों ये पढ़ाई जो है अच्छी अपने इसी प्रकार से अपने कर सकते हैं, राइट। आगे चलिए दोस्तों, क्या है, मार्च सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री 1, मार्च सप्लीमेंट्री करेक्शन, मार्च सप्लीमेंट्री 2 बोल दिया, ठीक है। द अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय द CGDA ऑन द डेट्स इंटीमेटेड बाय द CGA मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों यहाँ पे बोल दिया कि 15 अप्रैल तक होगी, ठीक है। एक तारीख तो आपको ये याद रखनी है। एक दोस्तों क्या है, ये लाइन भी पूछी जाती है कि जो अकाउंट्स क्लोज होंगे CGDA के द्वारा, ठीक है, तो वो दोस्तों कौन उनको इंटीमेट करेगा कि भाई इस तारीख को आप अकाउंट्स को क्लोज कर दो प्रीवियस ईयर के, तो वो फ्रेंड्स CGA करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का बंदा जो है, राइट, है ना। तो देखिए अगला क्या है, द डेट्स ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ PCDA CGA आर इंटीमेटेड बाय द CGDA ईच ईयर, ठीक है। तो मतलब CGDA को करेगा, CGDA को कौन करेगा, CGA, ठीक है, और PCDA CDA को कौन करेगा, CGDA, ठीक है। अब CGA दोस्तों डायरेक्ट PCDA CDA को नहीं करेगा, ठीक है, ये इसको करेगा, ये फिर आगे कर देगा, राइट। समझ में आई बातें, आगे चलिए। अगला है फ्रेंड्स, देखिए पैरा नंबर 108 जो है अकाउंट कोड का 2014 वाला, वो देखिए स्पेशल स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द प्रॉम्प्ट क्लियरेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ द फरवरी एंड मार्च। अब दोस्तों क्या होता है, फरवरी और मार्च के जो ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको जल्दी निपटाने के लिए स्पेशल स्टेप्स लिए जाते हैं, राइट। द बुक्स ऑफ द RBI फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल बी क्लोज्ड बाय द 15 अप्रैल। RBI की दोस्तों बुक जो है 15 अप्रैल को मतलब उनको विंडो जो है उनको क्लोज कर देंगे, और ऑन डेट्स एज नोटिफाइड बाय देम, राइट। तो इतनी बात समझ में आई दोस्तों। पैरा नंबर 108 पढ़ लिया, और इससे रिलेटेड अकाउंट कोड का एक पैरा और पढ़ लिया, और डिफेंस ऑडिट कोड का भी एक पैरा नंबर 85 उन्होंने पढ़ लिया, राइट। तो अब आगे चलिए दोस्तों, क्या है पैरा नंबर 86 के अंदर क्या दिया गया है, सेपरेट प्रोविजंस इज मेड इन द बजट फॉर एक्सपेंडिचर इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। अब क्या बोला दोस्तों, जो बजट पास होता है हमारे आर्टिकल 112 के हिसाब से, उसके अंदर सेपरेट प्रोविजंस दिए गए हैं एक्सपेंडिचर के। इसका मतलब क्या है कि मतलब इंडिया के अंदर जो एक्सपेंडिचर होगा और दोस्तों जो इंग्लैंड के अंदर एक्सपेंडिचर होगा, उनके सेपरेट प्रोविजंस हैं। सेपरेट प्रोविजंस का मतलब है अलग अलग नियम बनाए गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी नियम है, तो प्रोविजंस फॉर एक्सपेंडिचर इन इंग्लैंड बीइंग इंटेंडेड टू कवर द चार्जेस इनकर्ड इन इंग्लैंड बाय द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन UK। अब दोस्तों क्या बोल रहा है कि जो प्रोविज़न है एक्सपेंडिचर के इंग्लैंड के अंदर, वो क्यों बनाए गए हैं, वो क्या इंटेंड करते हैं, ठीक है। इंटेंड का मतलब है वो क्या दर्शाते हैं, टू कवर द चार्जेस, ऐसे चार्जेस को कवर करते हैं जो इंग्लैंड के अंदर इनकर हुए हैं, जो इंग्लैंड के अंदर हुए हैं एक्चुअल में, ठीक है, बाय द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन द UK, ठीक है। तो दोस्तों इंडिया का हाई कमिश्नर है UK के अंदर, उसके द्वारा जो चार्जेज इनकर हुए हैं, उनको जो एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है उनको कवर करने के लिए बजट के अंदर अलग से प्रोविज़न है, राइट। अब कौन कौन से हैं, 2 एग्जांपल दे दिए। ऑन द सप्लाई ऑफ सच स्टोर, ठीक है, कौन से स्टोर, द कॉस्ट ऑफ विच इज़ फाइनली एडजस्टेबल इन हिज UK अकाउंट्स। क्या बोल रहा है दोस्तों, सप्लाई आती है जब भी कोई स्टोर्स की, और जिनका जो एडजस्टमेंट है, जिनकी कॉस्ट जो है विच इज़ फाइनली एडजस्टमेंट इन UK अकाउंट्स, जो इनका UK के अकाउंट्स के अंदर एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, तो उसके लिए ये प्रोविजंस लागू होंगे। दूसरा है दोस्तों, फॉर अदर पेमेंट्स मेड इन इंग्लैंड विच आर नॉट चार्जेबल टू डेब्ट हेड ऑफ अकाउंट। और दूसरा क्या है दोस्तों, इंग्लैंड के अंदर कोई भी पेमेंट होती है
और वो जो है विच आर नॉट चार्जेबल टू डेब्ट हेड ऑफ अकाउंट, वो मतलब डेब्ट हेड के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करते। डेब्ट हेड का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ऐसी ट्रांजेक्शन्स, ऐसे अकाउंट्स जो साल दर साल चलते रहते हैं, ठीक है। आपका प्रोविडेंट फंड का अकाउंट जो है दोस्तों वो डेब्ट हेड का अकाउंट है, ठीक है, उसको डेब्ट हेड बोलते हैं, पीएफ का जो अकाउंट है, राइट। मतलब एक साल में तो खत्म नहीं होगा, वो साल दर साल जो है बढ़ता चला जाएगा, राइट। समझ में आई इतनी बात, आगे चलिए। अगला देखिए दोस्तों, नोट के अंदर क्या बोल रहा है, ऑल चार्जेस पेड एट पोर्ट्स और एल्सवेयर इन इंडिया। दोस्तों जो भी चार्जेस हैं, जो भी एक्सपेंडिचर है वो पोर्ट्स पे किया है, ठीक है, बंदरगाह पे, राइट। पोर्ट्स का मतलब बंदरगाह, और एल्सवेयर इन इंडिया, या कोई इंडिया के अंदर, इन कनेक्शन विद स्टोर्स, कौन सा स्टोर, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंग्लैंड, शुड बी ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर इन इंडिया। अब दोस्तों इंडिया की बाउंड्री के अंदर या पोर्ट्स के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको इंडिया का एक्सपेंडिचर बोला जाएगा, राइट। और प्रीवियस क्या बोला गया था, जो इंग्लैंड यूके के अंदर होगा, राइट, तो उसको दोस्तों उस वो जो प्रोविजंस या इंग्लैंड वाले वो लागू करने पड़ेंगे अपने को, राइट, यूके वाले प्रोविजंस को लागू करना पड़ेगा, राइट। और दोस्तों पोर्ट्स में या कोई भी इंडिया के अंदर जो होगा, राइट, भले ही वो स्टोर इंग्लैंड से कलेक्ट किया गया हो, वो उसका एक्सपेंडिचर जो है इंडिया के अंदर भी माना जाएगा उसको, राइट। मतलब इंडिया के जो बजट के प्रोविजंस हैं वो लागू होंगे। अगला चलिए दोस्तों क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑडिट की बात कर रहा है। दोस्तों एप्रोप्रिएशन ऑडिट जानने से पहले एप्रोप्रिएशन का मतलब पता है आपको? एप्रोप्रिएशन का मतलब है दोस्तों मीन्स द असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब है दोस्तों एक असाइन कर दिया कुछ, ठीक है, टू मीट स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स इंक्लूडेड इन अ प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। दोस्तों एप्रोप्रिएशन का मतलब है फंड को अलॉट करना, ठीक है, किस लिए, टू मीट स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स, ठीक है, मतलब कुछ एक्सपेंडिचर हुआ है फंड्स का जो प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन के अंदर है। प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन कौन सी होगी दोस्तों? ऑब्जेक्ट हेड और डिटेल्ड हेड जो होते हैं, राइट, वो हमारे प्राइमरी यूनिट और एप्रोप्रिएशन है, राइट। तो उनके केस में दोस्तों एप्रोप्रिएशन की ऑडिट करती हैं, मतलब जो फंड अलॉट हुआ है उसकी ऑडिट करेंगे अपने। तो क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है? द पीसीडी सीडीए ऑफ डिफेंस अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज एप्रोप्रिएशन ऑडिट। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, पीसीडी सीडीए जो है वो अपने डीएडी के, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज एप्रोप्रिएशन ऑडिट, मतलब उनको एप्रोप्रिएशन ऑडिट करनी है ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर कंपाइलेबल टू लोकली कंट्रोल हेड। दोस्तों पीसीडी सीडीए एप्रोप्रिएशन ऑडिट करेंगे लोकली कंट्रोल हेड वाली, एलसीएच वाली। एक बात तो आपको याद रखनी है, राइट। नो सच ऑडिट, कौन सी? एप्रोप्रिएशन ऑडिट टू बी कंडक्टेड बाय द डीएडी ऑन द एक्सपेंडिचर परटेनिंग टू सीसीएच। पीसीडी सीडीए दोस्तों एप्रोप्रिएशन ऑडिट करेगा एलसीएच की, पीसीडी सीडीए दोस्तों एप्रोप्रिएशन ऑडिट नहीं करेगा सीसीएच की, ठीक है। अब दोस्तों एलसीएच क्या होता है, सीसीएच क्या होता है? सीसीएच दोस्तों सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है आपको, सेंटर के द्वारा कंट्रोल हुए होंगे, ठीक है। पेड अलाउंसेज ऑफ द रेगुलर पर्सनल ऑफ द आर्मड फोर्सेज आर मेंटेन्ड बाय द आर्मड फोर्सेज हेडक्वार्टर, ठीक है। और दोस्तों वो ऑब्लिगेटरी इन नेचर होते हैं, इसलिए दोस्तों उनकी पावर्स जो है वो आर्मड फोर्सेज हेडक्वार्टर ने रख ली, ठीक है। तो वो सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड हो गए, तो उनकी एप्रोप्रिएशन ऑडिट नहीं होगी। बाकी जो भी चार्जेस बचे, इंडस्ट्रियल लोगों की पेमेंट करनी है, ट्रांसपोर्टेड चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, तमाम तरीके के चार्जेस जो हैं वो लोकली कंट्रोल्ड हेड के अंदर आते हैं, ठीक है। और दोस्तों उनकी जो है एप्रोप्रिएशन ऑडिट जो है हमारा पीसीडी सीडीए करता है, राइट। अब दोस्तों 91 के अंदर देखिए क्या दिया गया, एप्रोप्रिएशन ऑडिट इज कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस के अंदर की जाएगी। पहला है सैंक्शन ऑडिट, दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑडिट। सैंक्शन ऑडिट के अंदर दोस्तों क्या है, ऑडिट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ फंड्स एंड एप्रोप्रिएशन, ऑडिट करेंगे किसी ऑर्डर्स की जो अलॉटमेंट हुआ है फंड्स, और दोस्तों रीअप्रोप्रिएशन मतलब एक प्राइमरी यूनिट से फंड को दूसरे प्राइमरी यूनिट में डालना, राइट, उसको रीअप्रोप्रिएशन बोलता हूँ, राइट। एक्सपेंडिचर ऑडिट का मतलब है ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट अलॉटमेंट, मतलब जो अलॉटमेंट हुआ है उसके अगेंस्ट में आपको ऑडिट करनी है, मतलब जो एक्सपेंडिचर आप करोगे उसको एक्सपेंडिचर बोलता हूँ। एप्रोप्रिएशन ऑडिट के 2 भाग है, सैंक्शन ऑडिट, एक्सपेंडिचर ऑडिट। अब दोस्तों आगे और बताया गया है इनके बारे में, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बताता हूँ। आगे देखिए दोस्तों पैरा नंबर 92 में क्या दिया गया है दोस्तों, कुछ थ्योरेटिकल बातें बची है इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी, ठीक है। अब देखिए आगे, द ऑडिट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ अलॉटमेंट एंड रीअप्रोप्रिएशन कंसिस्ट्स इन सीइंग, मतलब जो ऑडिट करेंगे ऑर्डर्स की जिसके अलॉटमेंट की और रीअप्रोप्रिएशन कंसिस्ट्स इन सीइंग, मतलब क्या है दोस्तों, सैंक्शन ऑडिट में क्या क्या चेक करेंगे वो बातें बताई गई है। तो देखिए दोस्तों सैंक्शन ऑडिट में क्या क्या चेक करेंगे। ए नंबर है that the order has not the effect of increasing the amount of the appropriation। क्या बोल रहा है दोस्तों कि ऑर्डर जो है कोई भी आया है, सैंक्शन जो आई है, हैज़ नॉट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द एप्रोप्रिएशन, मतलब कोई भी दोस्तों फंड अलॉट हुआ है, ठीक है, तो वो दोस्तों बढ़ तो नहीं रहा है, वो इंक्रीजिंग वे में तो नहीं है, एट द डिस्पोजल ऑफ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो इसको कंट्रोल कर रही है, विदाउट द सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी फंड अलॉट हुआ है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे वो बढ़ा तो नहीं रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, किसके डिस्पोजल पे है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी पे। लेकिन दोस्तों उसको क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन के बिना ये सारे काम नहीं कर सकता, राइट। एक नंबर में ये बोला हुआ। बी में क्या बोला हुआ, द अमाउंट अप्रोप्रिएट इज अवेलेबल अंडर द यूनिट फ्रॉम विच इट इज अलॉटेड, जो भी अमाउंट अलॉट हुई है, अप्रोप्रिएट हुई है, अप्रोप्रिएट मतलब अलॉट हुई है, ठीक है, जो फंड अलॉटमेंट हुआ है वो उस यूनिट के अंदर अलॉटेड है या नहीं, ठीक है, ये चेक करना है आपको। द ऑर्डर इज इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड इज अ लेजिटिमेट चार्ज अगेंस्ट द अलॉटमेंट, और दोस्तों जो ऑर्डर आया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा वो लेजिटिमेट मतलब वैध चार्ज है, लीगल चार्ज है या मतलब लीगल एक्सपेंडिचर है या नहीं है वो अलॉटमेंट के खिलाफ, ठीक है, राइट।
तो यह आ जाएगा। डी नंबर पे क्या आ जाए दोस्तों, रीअप्रोप्रिएशन हैव बीन ऑथराइज्ड ओनली विद इन द अप्रोप्रिएशन ऑफ दैट ईयर। रीअप्रोप्रिएशन के केस में दोस्तों क्या बोल रहा है कि वो ऑथोराइज कर सकते हैं उसको रीअप्रोप्रिएशन को ओनली उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसी ईयर के अंदर, राइट। ऑल रीअप्रोप्रिएशन विद इन द अप्रोप्रिएशन फॉर ईयर कैन बी ऑथराइज एट एन टाइम बिफोर बट नॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब उस एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर रीअप्रोप्रिएशन आप कर सकते हो। रीअप्रोप्रिएशन के दोस्तों कौन से नियम हैं वो डिटेल डिस्कशन जो है अपने अकाउंट कोड के अंदर दिया गया है। एक प्राइमरी यूनिट से दूसरी प्राइमरी यूनिट के अंदर आपको ट्रांसफर करना फंड को, उसको दोस्तों रीअप्रोप्रिएशन बोलते हैं, राइट। रीअप्रोप्रिएशन किस केस में कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर हेड के अंदर होता है, ठीक है। तो तमाम तरीके के नियम जो है अकाउंट कोड के अंदर अपने पढ़ेंगे, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 93 में क्या बोल रहा है, इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट अलॉटमेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केयरफुली ऑब्जर्व बाय द पीसीडीसीडी। मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर ऑडिट जब करेंगे अपने करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है। इफ एनी स्पेसिफिक अप्रोप्रिएशन हैज़ बीन मेड फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो उसका एक स्पेसिफिक अप्रोप्रिएशन बना होगा, ठीक है। मतलब जो फंड अलॉट हुआ ऑल एक्सपेंडिचर ऑन इट विल बी ऑडिट अगेंस्ट सच अप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो सिंपल सी दोस्तों थ्योरेटिकल बात है कि आपको ऑडिट करनी है उसके अप्रोप्रिएशन के, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है ये तो। बी है, इफ ए लंप सम अप्रोप्रिएशन इज मेड फॉर अ ग्रुप ऑफ आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर द टोटल एक्सपेंडिचर देयर ऑन विल बी ऑडिटेड अगेंस्ट द लंप सम अप्रोप्रिएशन। मतलब आपको लंप सम ऑडिट करनी है तो लंप सम दोस्तों अलॉटमेंट देखना पड़ेगा, लंप सम आपको एक्सपेंडिचर देखना पड़ेगा, राइट। तो ये दोनों बातें इसके अंदर दी गई थी दोस्तों। 94 जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू एक्सरसाइज मेयरली ए क्लोज वॉच ओवर ऑर्डर्स ऑफ अलॉटमेंट। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू एक्सरसाइज मेयरली ए क्लोज वॉच ओवर ऑर्डर्स ऑफ अलॉटमेंट। क्या बोल रहे हो दोस्तों, ये सफिशिएंट नहीं है क्या एक्सरसाइज करना कि आप ओनली क्लोज वॉच रखो कि हाँ जो अलॉटमेंट के ऑर्डर आए हैं उन पे, एंड रीअप्रोप्रिएशन, ठीक है। ये सफिशिएंट नहीं है। आपको क्या क्या करना है, द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द ग्रांट। दोस्तों आपको जो ग्रांट का एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें से मान लो 5 लाख ग्रांट अलॉट हुई, ठीक है। पहले 50,000 खर्चा कर दिया, फिर 50,000, फिर 1 लाख, 2 लाख, ऐसे करना है आपको दोस्तों। प्रोग्रेसिव रूप से एक्सपेंडिचर को ट्रेस करना है, राइट। और अप्रोप्रिएशन एज अ होल एंड सब डिविजन्स देयर ऑफ शुड बी ऑल्सो रिसीव स्पेशल अटेंशन। क्या बोल रहा है दोस्तों, 5 लाख मान लो रिसीव हुआ तो ऐसा नहीं कि आपको फंड अलॉट हुआ तो आपने देख लिया हाँ ये सही हुआ है नहीं हुआ। आपको दोस्तों जब इसमें से खर्च होगा, पैसे 50,000 खर्च हुआ, 4.5 लाख बचा, ठीक है। 4.5 लाख बचा, फिर 50,000 खर्च कर दिया, 4 लाख बचा, फिर 1 लाख खर्च कर दिया, फिर 3 लाख बचा, फिर 1.5 लाख खर्च कर दिया, फिर 1.5 लाख बचा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे उनको कैश बुक में जो फंड अलॉट होगा, कोई भी आर्मी यूनिट्स की मान लो बात कर लूँ, फॉर्मेशंस की बात कर लूँ, तो कैश बुक के अंदर दोस्तों आपको ये चीज़ें चेक करनी होती है, उनका जो प्रोग्रेसिव फिगर जो है, प्रोग्रेसिव जो एक्सपेंडिचर है, राइट। आगे चलिए। और दोस्तों जो आपको वॉच रखने के लिए बोला गया है एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, तो मतलब क्यों बोला गया है अलॉटमेंट पे, मान लो आपको वॉच रखना है, द बुक एक्सपेंडिचर शुड बी स्क्रूटिनाइज्ड इंटेलिजेंटली। दोस्तों जो एक्सपेंडिचर बुक हुआ है, जो खर्चा कर रहे हैं वो विभिन्न ग्रांट्स पे, उनको दोस्तों स्क्रूटनी करनी है इंटेलिजेंट रूप से, ठीक है। द केस इन विच द एक्सपेंडिचर सीम्स टू बी एबनॉर्मली हैवी और यूजुअली लो। दोस्तों कई बार क्या होता है, एक्सपेंडिचर का एक बार बहुत ज़्यादा बढ़ गया या एकदम बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो एक्सपेंडिचर शुड बी ब्रॉट टू द, मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़, ठीक है। तो दोस्तों जो डिस्पर्स कर रहा है उस ऑफिसर्स और कंट्रोल कर रहा है उस अथॉरिटी को अपने संज्ञान में ये चीज़ें लाएंगे। वाई, क्यों लाएंगे, फॉर टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन फॉर ऑब्टेनिंग एडिशनल अलॉटमेंट व्हेन एक्सेसेस अपीयर्स टू बी लाइकली। इसका मतलब क्या है, केवल उनके संज्ञान में लाएंगे कि हाँ खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है फंड की, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि भाई उनके संज्ञान में ला देंगे, तो ऑब्टेनिंग एडिशनल अलॉटमेंट, ताकि वो एडिशनल अलॉटमेंट कर सके, एडिशनल अलॉटमेंट ला सके, ठीक है। वो और उसके दोस्तों कई प्रकार के नियम हैं, जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट आपको लानी है, ठीक है, एडिशनल फंड अलॉट करने के, तो उस केस के अंदर जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। या दोस्तों ये तो हो गया कि एबनॉर्मली हाई। अब लो की बात कर लेते हैं। एंड व्हेन सेविंग्स कैन बी फोर्सीन सरेंडर, मतलब जितनी ग्रांट अलॉट हुई थी, मतलब 5 लाख की ग्रांट थी, इसके अंदर आपको दोस्तों 4 लाख का ही खर्चा हुआ है और 1 लाख आपका बच रहा है, और वो दोस्तों सरेंडर करनी पड़ेगी आपको। व्हेन सेविंग्स कैन बी फोर्सीन सरेंडर सच पोर्शंस ऑफ द अलॉटमेंट आर नॉट लाइकली टू बी रिक्वायर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों क्या होता है कि मतलब आपको सरेंडर करना पड़ेगा, और दोस्तों वो जो पैसा है उसका आप रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हो, ये चीज़ भी आपने देखी है, क्योंकि मतलब एक ग्रांट के अंदर की सेविंग जो है दूसरी ग्रांट का जो एक्सपेंडिचर है उसके अंदर अपने को यूज़ कर सकते हैं। इसी को तो अपने क्या बोलते हैं दोस्तों, रीअप्रोप्रिएशन बोलते हैं, राइट। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। अगला है दोस्तों प्रोविजनल पेमेंट्स इन एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट। अब प्रोविजनल पेमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपको पता है कि मतलब या तो वो कर दें कि सैंक्शन नहीं आई है, आपको एंटिसिपेशन के अंदर फंड देना है। दूसरा क्या था दोस्तों, अलॉटमेंट के अलावा आपको एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट है, राइट। प्रोविजनल पेमेंट इन एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट विल बी मेड ओनली अंडर द पर्सनल ऑर्डर ऑफ पीसीडीसीडी, ठीक है। ये भी आपको पता है पीसीडीसीडी एक पर्सनल ऑर्डर पर करेंगे, और दोस्तों ये एडिशनल और जॉइंट को क्या है अपनी जो पावर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, राइट। आगे चलिए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों 96 के अंदर क्या बोला गया है, लास्ट पैरा है, द पीसीडीसीडी ऑफ डीएडी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉचिंग दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड द अलॉटमेंट। पीसीडीसीडी की जिम्मेदारी है कि वो वॉच करेंगे एक्सपेंडिचर को कि जितना अलॉटमेंट हुआ है उसे एक्सीड ना कर जाए, राइट। और दोस्तों एज मॉडिफाइड बाय ऑर्डर्स ऑफ एप्रोप्रिएशन पोजेस्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है दोस्तों उनको रीअप्रोप्रिएट करती रहती है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन पर वॉच करेंगे, राइट। तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया, राइट। नेक्स्ट दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।